नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। मिडिल ईस्ट में चल रही युद्ध की गूंज भारत में सुनाई पड़ रही है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से भारत सरकार की विदेश नीति को लेकर घमासान छिड़ा हुआ है। भारत ने हमास के आतंकी हमले की पहले ही निंदा की। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच फोन पर बातचीत हुई। फिर भारत ने यह भी कहा कि वो एक स्वतंत्र फिलिस्तीन के पक्ष में है। और ताजा विवाद, विपक्ष के कुछ नेताओं की फिलिस्तीन एम्बेसी जाकर वहां के राजदूत से मुलाकात को लेकर है। इन नेताओं ने कल फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात के दौरान इजरायल के हमले की निंदा की और फिलिस्तीन का साथ दिया। कहा कि 1967 की सीमाओं के आधार पर एक स्वतंत्र फिलिस्तीन देश बने और इजरायल अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे। गाजा पर इजरायल की बमबारी को नरसंहार की तरह भी बताया है। लेकिन इस मुलाकात के बाद कांग्रेस के ही एक नेता हैं प्रमोद कृष्ण, उनकी तरफ से बयान आया कि विपक्ष के कुछ नेता मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि मोदी को हटाने के लिए हमास की शरण में जा सकते हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी ये आरोप लगाते हैं कि प्रधानमंत्री को इजरायल की इतनी चिंता है लेकिन मणिपुर की कोई चिंता नहीं। बीजेपी, कांग्रेस और विपक्ष के बयानों को वोट बैंक और तुष्टीकरण की राजनीति बता रही है। अब सवाल यह है कि विदेश नीति जैसे संवेदनशील मुद्दे पर देश में बंटवारा क्यों है? क्या युद्ध के सहारे वोट के बंटवारे की कोशिश हो रही है? आज हुंकार में इन्हीं तमाम सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले वार पलटवार। People have been murdered, women have been molested, babies have been killed, but the Prime Minister doesn't find it important to travel there. Government of India are so interested in what is happening in Israel, but not interested at all in what is happening in Manipur. आतंकवाद का समर्थन यह बहुत ही बुरा खेल है। सभी को इसका विरोध करना चाहिए और सभी को इस मुद्दे को लेकर जो है सावधान भी रहना चाहिए। हम भारत के लोग फिलिस्तीन की जनता के साथ हैं। अगर मोदी जी ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू से उनकी बहुत गहरी दोस्ती है, तो उनको तो ये बताना पड़ेगा कि फिलिस्तीन में शांति लौटाने के लिए, बहाल करने के लिए मोदी जी क्या पहल कर रहे हैं। इस समय जो कुछ चल रहा है गाजा में, इस पर भारत चुप नहीं रह सकता है। आतंकवादियों पर डटकर कार्रवाई होनी चाहिए। आतंकवादियों से हमदर्दी गलत है। What we are saying is that we are against violence of any kind. We do not appreciate any type of violence against innocent civilians. जो भी वायलेंस हो रहा है हम उसका कंडेम करते, वो हर एक को कंडेम करते। आपको नाम से आप बोली नेतन्याहू वॉर क्रिमिनल है, बोल सकते आप। झंडा लगाए ना फिलिस्तीन का, हमारा भारत देश आतंकवादियों के खिलाफ है। हम इजराइल के साथ हैं। जो भी आतंकवादियों का समर्थन करेगा उसका नामो निशान मिटाने का हमारा भारत कार्य करेगा। सरकार ने तो इजराइल का साथ दिया है, सोच तो मुझे इस बात का। और शो में आज सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं बीएसपी के सांसद कुंवर दानिश अली। उन्हीं के पास आपको लेकर चलते हैं और उनसे ये जानते हैं, दानिश अली साहब, चाहे आतंकवाद पर भारत सरकार का रुख हो या फिर स्वतंत्र फिलिस्तीन को लेकर भारत सरकार का रुख हो, आपको कहां बदलाव नजर आया और क्यों बदलाव नजर आया कि फिलिस्तीन के राजदूत से मुलाकात आप लोगों को करनी पड़ी दूतावास पहुंचकर? ये कोई पहली बार नहीं है। भारत में फिलिस्तीन के राजदूत हैं और जब जब फिलिस्तीन के आवाम के ऊपर जुल्म होता है तब तब भारत के लोग, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, भारत की सरकार हमेशा फिलिस्तीन के साथ खड़ी रही है। और आपने देखा होगा हमारी जो विदेश नीति है वो देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक विदेश नीति में कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। हम एक आज़ाद
फिलिस्तीन देश के समर्थक हैं, रहे हैं और हैं। हाँ, इजराइल जो है ज़रूर जो यूएन के रेजोल्यूशंस हैं उनको नहीं मानता। अब ये जो नया विवाद छिड़ा है, हिंसा वहाँ लगातार हो रही है, हिंसा काउंटर हिंसा, हिंसा काउंटर हिंसा, वो लगातार हो रही है, रोज होती है वहाँ। लेकिन पिछले दिनों जो हिंसा घटी, जो गाजा पट्टी के जो इलेक्टेड, जैसे देश की जनता ने हमें कोई भी चुनता है अपनी सरकार को, गाजा पट्टी के लोगों ने वहाँ हमस को चुना, वेस्ट बैंक में फतह है। अब क्या है कि वो चुने हुए लोगों ने जो हथियार उठाए हैं, वो जो हिंसा हुई है, उस हिंसा को भी हम कंडेम करते हैं। लेकिन जो नेतन्याहू जो वॉर क्रिमिनल है, जो इजराइल रोज हिंसा करता है, हम उसको भी कंडेम करते हैं। हमारी अपील भारत के लोगों की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से सिर्फ इतनी है कि वहां हिंसा फौरन रुकनी चाहिए, और एक जो फिलिस्तीनियों का हक है, जो आजाद, जो उनकी जमीन पर इजराइल ने कब्जा किया है, जो उनकी और लगातार दानिश साहब, आप जो बात कर रहे हैं, जो फिलिस्तीनियों का हक है और जो स्वतंत्र फिलिस्तीन की मांग है, वो तो भारत सरकार की तरफ से भी बात कही गई है। मेरा सवाल आपसे यही है कि आप लोगों को जरूरत क्यों महसूस हुई फिलिस्तीनी दूतावास जाने की, और इजराइल 7 अक्टूबर जिसने आतंकवाद का दंश झेला, उसको आप सिर्फ हिंसा कहेंगे? वो आतंकवाद था या नहीं था, इसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है क्या विपक्ष के नेताओं में? आप ये बताइए, आपसे पूछ रहा हूं मैं रोमाना जी, क्या नेतन्याहू जो इजराइल के प्रधानमंत्री, वो वॉर क्रिमिनल है या नहीं है? जिस तरीके की हिंसा, जिस तरीके का इजराइल जो है स्टेट स्पॉन्सर्ड वो बम्बारिंग कर रहा है, इज ही अ वॉर क्रिमिनल और नॉट? बताइए आप। सर, मैं आपसे नेतन्याहू को लेकर चर्चा ही नहीं कर रही हूँ। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इजराइल के मैं भी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। 1400 लोग मारे गए 7 अक्टूबर को, जिस तरीके से हमास के आतंकवादियों ने वहां पर आकर उन्हीं खेल खेला, वो भी गलत उसको लेकर सर आप लोगों के दिल में कुछ दर्द है या नहीं? और अगर दर्द है सर, तो फिर जिस तरीके से फिलिस्तीनी दूतावास पहुंचे, इजराइल के दूतावास क्यों नहीं गए? सीधा सवाल है सर, मुख्तसर सवाल है, इसका जवाब सुनिए। उस दर्द को लेकर के हमारे ट्वीट देख लीजिए। हमने पहले दिन ये बयान दिए हैं कि हिंसा और काउंटर हिंसा के हम खिलाफ हैं, और हम आज भी कह रहे हैं। अब आप जबरदस्ती अपने अल्फाज, जो गोदी मीडिया है, उसको यहां तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, अब वो इजराइल के होटल्स में जाकर के जो है लेट के फुटेज दिखा रहा है। अरे किसी में दम है आपके मैं उनसे कह रहा हूं, आप जाइए वहां गाजा में, वहां से रिपोर्टिंग करिए ना, वहां से रिपोर्टिंग करिए। खाली यहां कुछ नहीं मिल रहा, मणिपुर में जाकर के रिपोर्टिंग करिए। आप लोगों ने क्या मणिपुर में जो हमारी माँ बहनें मणिपुर पर आ गए सर, अच्छा आप मणिपुर पर आ गए, आप एबीपी न्यूज़ देखा कीजिए सर, आपको सारी रिपोर्ट्स दिखेंगी, आपको मणिपुर की भी ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखेंगी सर। और जो आपको लेकर जिस तरीके से खबर बनी थी सर, उस पर भी हमने यहाँ पर बैठकर खूब चर्चाएं की थी। मैं खाली एबीपी की बात नहीं कर रहा, हर खबर हम एबीपी न्यूज़ पर दिखाते हैं। रोमाना जी, मैं खाली बहुत अच्छा हुआ कि आप मणिपुर पर आ गए सर। मेरा सवाल सुन लीजिए आप, मैं मेरा सवाल सुन लीजिए, बात नहीं कर रहा, प्लीज मेरा सवाल सुन लीजिए। मैं खाली क्या बैठे बैठाए विपक्ष को ऐसा लगता है कि इजराइल हमास युद्ध के जरिए एक मुद्दा मिल गया आप लोगों को मोदी विरोध का? नेतन्याहू नहीं, हमें नहीं मिला। ये नफरत की दुकान चलाने वालों को, नफरत का बाजार चलाने वालों को ये एक मुद्दा मिल गया कि कम से कम इसी को लेकर के लोगों को बांटो, और इसीलिए जो है वहां देश के लोगों को कैसे बांट रहे हैं इस मुद्दे को लेकर, ये भी जरा समझा दीजिए। अरे भैया, हिंदुस्तान महात्मा गांधी के जमाने से लेकर के फिलिस्तीन की आजादी के लिए फिलिस्तीन की जनता के साथ खड़ा रहा है, और आज भी है। और वाजपेयी जी का दिखा दीजिए आप, वाजपेयी जी ने क्या कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, कि फिलिस्तीन ऐसे ही अरबों का है, ऐसे ही फिलिस्तीनियों का है जैसे इंग्लिश लोगों का और फ्रांस का। आप खुद ही तो कह रहे हैं कि आज भी है,
आप मतलब बार बार नहीं खुद चाहते इस बात कि को किसी दोहरा रहे हैं कि मजलूम आज भी हमारी विदेश नीति वही है। यही मैं समझना चाह रही हूं कि फिर दिक्कत कहां है। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि देश को बांटने की कोशिश की जा रही है इस इजराइल हमास युद्ध के जरिए? यही तो आपसे समझना चाह रही हूं। ऐसा है भाई, ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ? ये कंफ्यूजन कहां से क्रिएट हुआ? जो देश को चला रहे हैं, देश की विदेश नीति तो देश के विदेश मंत्रालय ने जो है बता दी दुनिया को, जिसके साथ हम लोग विपक्ष खड़ा है उस विदेश नीति के साथ, और जाकर के हमने उसको सपोर्ट किया है। लेकिन अपने भक्तों को समझाने के लिए, उनको खुश करने के लिए जो है ट्विटर हैंडल पर कुछ और चल रहा है। कौन सी ट्विटर हैंडल पर कुछ और चल रहा है? क्या कुछ और चल रहा है? ये साफ है। आप कुछ तथ्य तो बताइए ना। ये आप अच्छी तरीके सर, जब इस तरीके की गोल-मोल बातें करते हैं आप, फिर कटघरे में आप ही लोग खड़े हो जाते हैं इस आरोप के साथ कि साहब भ्रम फैलाने का काम विपक्ष की तरफ से किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर मेरे साथ जुड़ने के लिए। मैं इस वक्त एक बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज दर्शकों को दे देती हूं, उसके बाद आपका परिचय मेहमानों से भी कराऊंगी। जंग का 11वां दिन है आज, आप जानते हैं, और इस वक्त हमास की तरफ से सबसे बड़ी धमकी दी गई है। हमास ने इजराइल को इनडायरेक्ट धमकी दी है। हमास ने बंधकों को लेकर यह धमकी इजराइल को दी है। गाजा में हमारे लोगों पर जैसा खतरा वैसा ही बंधकों पर भी है, यह हमास की तरफ से कहा जा रहा है। आप जानते हैं 200 के करीब बंधक जो हमास के कब्जे में हैं। इसमें न सिर्फ इजराइल के नागरिक हैं बल्कि दुनिया के कई देशों के नागरिक हैं जिनको हमास के आतंकवादियों ने बंधक बना रखा है, और उसी को लेकर हमास की तरफ से यह इनडायरेक्ट धमकी जो इजराइल को दी जा रही है। चलिए, मैं आपको परिचय कराती हूं खास मेहमानों का पैनल। आज जो शो में हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, सैयद असीम वकार साहब हैं प्रवक्ता AIMIM के, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं सुधांशु जी सबसे पहले आपके पास आ रही हूं। आप सुन रहे होंगे शायद, अभी कुछ देर पहले दानिश अली साहब बीएसपी के सांसद हमारे साथ मौजूद थे। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि साहब भ्रम फैलाने की, कंफ्यूज करने की देश को कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है ताकि देश के लोगों को बांटा जा सके। सीधे आरोप बीजेपी पर। सुधांशु जी, देखिए, दानिश अली साहब के लिए पहले तो मैं उनकी बातें सुन रहा था तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इसमें कितनी दानिशवरी है और कितनी दानिशमंदी है, क्योंकि मुझे तो पहले उनके लिए एक पंक्ति कहूँगा, उसके बाद आगे की बात कहूँगा। एक बड़ी पुरानी नज्म का एक लाइन है कि नाजा न हो खिरत पे है जो होना है सो ही हो, दानिश तेरी न कुछ मेरी दानिशवरी चले। अब उनकी दानिशवरी मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। अरे भाई, हमास ने अटैक किया है और उसको मुसलमानों से जोड़ रहे हैं। आपको पता, यूनाइटेड अरब अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में हमास को आतंकवादी संगठन मान रखा है। अब पता नहीं भैया, आपके लिए फिलिस्तीन की क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। हमास फिलिस्तीन के खिलाफ लड़ता था 1967 से लेके 1987 में हमास बनने तक बाकायदा फिलिस्तीन के खिलाफ खूनी जंग लड़ी है। 2007 में, मैं नाम भूल रहा हूं, जो व्हील चेयर पे चलते थे मौलाना, जो इसके फाउंडर थे, जिनको मार दिया गया 2006 में, पीएलओ के खिलाफ हिंसक संघर्ष। भैया, फिलिस्तीन को देश न होते हुए यूनाइटेड नेशंस में मान्यता प्राप्त है। भारत सरकार का भी स्टैंड स्पष्ट है कि हम फिलिस्तीन का एक राज्य के रूप में समर्थन करते हैं। परंतु जो दानिश अली साहब जो गेम कर रहे थे वो मैं बताना चाह रहा हूं, उसमें भारत सरकार की नीति की अगली लाइन है, इजराइल के साथ शांतिपूर्ण वार्ता के द्वारा। अब न शांतिपूर्ण रह गई न वार्ता रह गई, तो वो विषय ही समाप्त हो गया। अब चलिए, उसके बावजूद पीएलओ को एक स्थान यूनाइटेड नेशंस में प्राप्त है। तो जो पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो ऑफिशियली सरकार मानी जाती थी पीएलओ की, उसके खिलाफ युद्ध कर रहा हो, वो फिलिस्तीनियों का प्रतीक है। तो समझ में नहीं आता, सऊदी अरब जिसको आतंकवादी मान रहा हो, यूनाइटेड अरब अमीरात आतंकवादी मान रहा हो, मुसलमानों का प्रतीक है। इसे कहते हैं खुद मियाँ दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ भजियत। क्या खामखा में लेना देना भाई फिलिस्तीन का। और मुझे और आश्चर्य हुआ, कल जो 3 प्रतिनिधिमंडल गए थे उसमें कांग्रेस के भी गए थे जी। एक लाइन और कह दूं, अभी दानिश अली साहब एक और बात बोल गए, महात्मा गांधी का भी नाम ले गए कि वहां से लेकर फिलिस्तीन की आजादी की बात कही। महात्मा गांधी की मृत्यु हो गई 30 जनवरी 1948, इजराइल बना 14 मई 1948। महात्मा गांधी की मृत्यु के 5 महीने बाद
और भैया इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा ही 5 महीने बाद आया, उससे पहले तो इजराइल का एग्जिस्टेंस ही नहीं था। तो इजराइल बनाम फिलिस्तीन का कोई इशू ही नहीं था महात्मा गांधी के जीवन काल में। तो खाम में विपक्ष वाले कुछ भी कहीं से भी जोड़ दो। तो मुझे लगता है वास्तविकता में यह विपक्ष के लिए समस्या है कि चंद कट्टरपंथी ताकतों के द्वारा, कुछ चंद कट्टरपंथी मुसलमानों के द्वारा 2-4% वोट भी मिल जाए तो उनके कलेजे में ठंडक पड़ जाती, चाहे उसको देश का खामियाजा और मुस्लिम समाज को उसका खामियाजा कुछ भी भुगतना। ठीक है, आप जो आरोप लगा रहे हैं इस पर मैं आगे जवाब ले लूंगी। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, युद्ध भूमि से आ रही है, जंग के बीच। इजराइल से बड़ी खबर यह कि जर्मन चांसलर के पहुंचने से पहले इजराइल तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट से सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट से हमला भी हुआ इस बीच, और इसी हमले की वजह से जो तेल अवीव का बेन गुरियन एयरपोर्ट है उससे फिलहाल सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इजराइल ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से ये बड़ी खबर। तो हालात किस तरीके के बने हुए हैं आप लगातार इन खबरों के जरिए समझ पा रहे होंगे। अब मैं रुक करती हूं सैयद असीम वकार का, और जिस बात का जिक्र यहां पर सुधांशु त्रिवेदी जी कर रहे थे, सैयद असीम वकार साहब, देश में विपक्षी दलों की दिक्कत क्या है? क्योंकि आतंकवाद की निंदा, उसके खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आता है और हम इजराइल के साथ खड़े हुए हैं। इसी वजह से क्या विपक्षी दल यहां पर फिलिस्तीन के साथ ये हमदर्दी दिखा रहे हैं सर? देखिए, विपक्षी दलों की दिक्कत आपने पूछा क्या है। विपक्षी दलों की दिक्कत विचारों की ये है कि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो मीडिया को खरीद सकें। जिनके पास हैं वो खरीद लेते हैं। दूसरी बात, सुधांशु त्रिवेदी साहब, आप बहुत बढ़िया प्रवक्ता हैं, मैं बहुत कद्र करता हूं आपकी, काबिल आदमी हैं। आपने कहा कि फिलिस्तीन और इजराइल विवाद में कौन कहाँ खड़ा हुआ है, कौन आतंकवादी है। सर, ये लड़ाई आपने कहा वोटों की है। सर, वोटों की पोलराइजेशन नहीं है, आपके लिए होगी। आपके हिसाब से जो अटैक करे किसी की भूमि पर वो आतंकवादी। तो 1967 में गाजा मिस्र का हिस्सा था, मिस्र की जमीन थी, और इजराइल ने अटैक करा था गाजा पे और उसको अपने में मिला लिया था। तो आतंकवादी कौन? 1967 में आपने कहा कि जो अटैक कर रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, वो आतंकवादी। 1967 से लेकर 2008 तक और 2008 से लेकर 2022 तक कम से कम 100 अटैक किए होंगे इजराइल ने। गाजा के लोगों को, बच्चों को, औरतों को, बच्चियों को कत्ल किया अपने एयर रेड्स में। तो अब तो आपने नहीं कहा कि आप इंसानियत के साथ खड़े हैं। आपको जवाब देना होगा सर। आप एक रेप्यूटेड सांसद हैं, आप माननीय हैं, हम लोग आम लोग हैं, लेकिन एक सांसद की भाषा ऐसी नहीं होती है, वो एक देश को रिप्रेजेंट करता है। आप भारत जैसे देश के सांसद हैं, आपसे कल को सवाल पूछ लिया जाएगा कि अगर आपके देश में बिल्किस बानो के बलात्कार करने वालों को संस्कारी ब्राह्मण कहेगी आपकी पार्टी, तो आप किसके साथ खड़े हैं? बलात्कारी ब्राह्मणों के साथ खड़े हैं या बिल्किस बानो के साथ? आप भारत के सांसद हैं, आपके पास जवाब होना चाहिए सर। अगर आप देश के सांसद हैं, आम आदमी नहीं है, आप अपनी आइडियोलॉजी हम पे थोप रहे हैं। आप उस लेडी को, उस टेररिस्ट लेडी को जिस पर मुकदमा चल रहा है आतंकवाद का, उसको सांसद बना के आप टिकट देकर लोकसभा में लेके जाते हैं। वो कहती है कि नाथूराम गोडसे की पूजा की जाए, महात्मा गांधी को बुरा कहती हैं। आप देश के माननीय सांसद हैं, आप पे अगर सवाल लाद दिया जाएगा तो आप भाग जाएंगे। आप एबीपी न्यूज पे बैठ के बोल सकते हैं। ये लड़ाई दो देशों की लड़ाई है, एक तरफ फिलिस्तीन है, दूसरी तरफ इजराइल है। आप इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन आप अपनी आइडियोलॉजी, अपनी मानसिकता हम पे नहीं थोप सकते। हम फिलिस्तीन के साथ शुरू से हैं। ठीक है सैयद असीम वकार साहब, सैयद असीम वकार साहब, एक तो मुझे लगता है यहाँ पर फैक्ट सही रखने चाहिए कि भारत सरकार जो है उसका स्टैंड नहीं बदला है सर। उसका जो स्टैंड था, चाहे वो आतंकवाद के खिलाफ हो या फिलिस्तीन को लेकर हो, वो तो हमेशा एक रहा है। आपको जवाब देना चाह रहे हैं सुधांशु जी, मैं सुधांशु जी के पास आऊंगी, लेकिन आप मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। बहुत अच्छा वो बिल्किस बानो का आपने जिक्र किया। बिल्किस बानो के लिए जिस तरीके का दर्द आपके दिल में है, 7 अक्टूबर, क्योंकि 1967 की आप बात कर रहे थे, तो इसी साल जो 7 अक्टूबर वाली तारीख थी उसकी यादें तो और ताज़ा ही होंगी आपके जहन में। 7 अक्टूबर को इजराइल की औरतों के साथ जो हुआ,
उनका दर्द दिखा सर या नहीं दिखा? या बिल्किस बानो का दर्द सिर्फ इस वजह से दिखता है क्योंकि बिल्किस बानो दरअसल औरत की वजह से नहीं बल्कि एक मुसलमान होने की वजह से उसका दर्द ज्यादा महसूस कर पाते हैं? सैयद असीम वकार साहब, असीम वकार साहब। नहीं, देखिए बात समझिए रोमाना जी, आप एंकर हैं, आप निष्पक्ष एंकर हैं, आप एबीपी न्यूज की एंकर हैं। आप जब जर्नलिज्म कर रही होंगी तो आपको बताया गया होगा कि सारी खबरें एज इट इज दिखाओ, ना उसमें किसी चैनल का ना किसी जर्नलिस्ट का परसेप्शन नहीं चलता है कि हम इनके साथ खड़े हैं तो आप भी खड़े हो जाइए। आप अच्छा बुरा सब दिखाइए। मैं कब कह रहा हूं कि अगर इजरायली यहूदी औरतें मारी गई तो अच्छा हुआ? मैं कब कह रहा हूं? गलत है। किसी की भी हत्या हो, मासूम अगर मारा जा रहा है तो गलत है। लेकिन अब आपसे मैं पूछ रहा हूं कि यही बात आप पे लागू नहीं होती है? अगर आप एक तरफ के 200 हत्या दिखा रही हैं तो 2000 हत्याएं क्यों नहीं दिखा रही हैं आप? सर हम तो सब 2000 लोगों की लाशें क्यों नहीं दिखा रही हैं आप? लेकिन हैरानी हमें इस बात की होती है कि फिलिस्तीन के दूतावास में तो पहुंच जाते हैं, फिलिस्तीन को लेकर तो बार बार सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन इजराइल उसने जो 7 अक्टूबर को आतंकवाद का दंड झेला उस पर चुप्पी है ना सर, इसी वजह से सवाल था। खैर, आप जो बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे, अनुराग जी आ रही हूं आपके पास, जरा सा जवाब दे दो सुधांशु जी, उसके बाद मैं आ रही हूं सर, सुधांशु जी को सुन, मैं जवाब दे रहा हूं, आती हूं। सुधांशु जी आइए प्लीज। मैडम मैं एक लाइन जवाब दे दूं आपको, एक लाइन जवाब दे दूं आपको, दीजिए एक लाइन जवाब दीजिए आप, उसके बाद में सुधांशु जी आपके पास आ रहे हैं। टाइम ले लीजिएगा, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं। 21 मिनट बाद भी आप यही बात बोलेंगे कि हम आ रहे हैं, हम आ रहे हैं। नहीं, मैं डिबेट को अरे भैया उससे पहले भी दानिश अली बोल रहे थे भाई। मैडम जी असीम वकार साहब जल्दी से भदौरिया जी शांत थोड़ा सा बैठिए, भदौरिया जी शांत बैठिए, आप थोड़ा शांत बैठिए। 2 मिनट से मेरे साथ असीम वकार साहब को ले आइए फ्रेम में, उसके बाद मैं आ रही हूं सुधांशु जी आपके पास जवाब के लिए। असीम वकार साहब प्लीज जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, देखिए बताएं आपसे जी, अभी आपने खबर चलाई कि तेल अवीव में एयरपोर्ट पे हमला, ठीक, बिल्कुल हमला हुआ तो आपने दिखाई, लेकिन जब ईरान के मिनिस्टर इजराइल जा रहे थे तो 3 दिन में 2 बार हमला उनके एयरपोर्ट पे हो गया। आप खबरों का विश्लेषण कर रहे हैं, यहाँ पर सारी खबरें हम दिखा रहे हैं, मुझे लगा आप इस मुद्दे पर कुछ बोलना चाह रहे थे। सुधांशु जी को ले आई, वो भी दिखाइए सर, वो भी दिखाइए, दिखाया किस तरीके से हिजबुल्लाह की तरफ से भी अटैक किया जा रहा है और इजराइल भी जवाब में लेबनान की तरफ हमला कर रहा है, सब दिखा रहे हैं। आइए सुधांशु जी। असीम वकार साहब से मैं एक्सपेक्ट करूंगा, जैसे मैंने शांति से उनकी बात सुनी, मैं क्रमवार जवाब दूंगा, वो मुझे भी उसी प्रकार शांति से सुने। झूठ नहीं बोलना चाहिए असीम वकार साहब। आपने कहा कि हमने एक महिला को सांसद बना रखा जिस पे आतंकवाद का मुकदमा चल रहा है। बताइए कौन सा मुकदमा चल रहा है, तो मुकदमा बताइए, या आप माफी मांगे या हम माफी मांगे। झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आतंकवाद का केस दर्ज किया गया था वो यूपीए सरकार के शासनकाल में ही कोर्ट से खारिज हो गया था, मकोका का मुकदमा, इसलिए तथ्यों को सही रूप में रखना चाहिए। दूसरा, आपने बिल्किस बानो की बात कही, तो बिल्किस बानो के बलात्कार के जो आरोपी थे 14 साल जेल में रहने के बाद छूटे, परंतु उत्तर प्रदेश में एक इमराना थी, वो भी मुस्लिम थी, उसके साथ उसके ससुर ने बलात्कार किया था। उसके बाद मौलवी ने फतवा दे दिया कि उस बलात्कार के बाद वो अपने ससुर की पत्नी और पति की मां हो गई। बताइए मौलवी काउंसिल ने उसके खिलाफ कार्रवाई की थी क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कार्रवाई की थी क्या? एक कोई जब ये प्रश्न पूछा गया तो लोगों ने कहा हम खिलाफ है। आपकी पार्टी कहेगी नहीं हम उसका समर्थन नहीं करते। मैं जवाब चाहता हूं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मिली काउंसिल, किसने उस मौलवी पे कार्रवाई की? सपा की सरकार थी। सपा की सरकार ने क्या कार्रवाई की? तो वो भी तो मुस्लिम थी, उसके लिए दर्द नहीं दिखता। चलिए वो छोड़िए, कश्मीर की हिंदू महिलाओं के लिए दर्द नहीं दिखता। केरल में 5000 लड़कियों की एसटीएफ से रिपोर्ट सबमिटेड है और शाहजहां वर्सेज स्टेट ऑफ केरला कोर्ट में, केरल हाई कोर्ट में 9 दिसंबर 2009 का। चलिए अब आते हैं वर्तमान पे। वहां पे भी सर आपसे थोड़ी सी गलती हो गई। आपने कहा कि गाजा इजिप्ट के कब्जे में था। हाँ बिल्कुल सही बात है। जब गाजा इजिप्ट के कब्जे में था उस समय इजिप्ट बहुत एडवांस था। उस जमाने में कोई कट्टरपंथी नहीं थी, बड़ी तगड़ी कार्रवाई होती थी गाजा पे। उसके बाद जब 5 से लेके 11 जून 1967 की थर्ड अरब इजराइल वॉर में इजराइल ने कैप्चर किया तो सिर्फ गाजा ही नहीं कैप्चर किया था, इजिप्ट का सिनाई डिजर्ट कैप्चर कर लिया था। जो सिनाई डिजर्ट उत्तरी इजिप्ट का इलाका जो इजराइल का 4 गुना है। उसके बाद आप भूल गए 67 याद है, फिर 78 में कैंप डेविड एकॉर्ड हुआ जिसमें इजिप्ट ने इजराइल को मान्यता प्रदान कर दी।
ठीक है। और वो पहला मुस्लिम देश बता जिसने इजराइल को मान्यता प्रदान की, जिसकी वजह से अनवर सादात की 1981 में हत्या हुई। अरे भैया इजिप्ट वालों ने मांग लिया, आप खान खान भिड़े पड़े। हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं यहाँ पर जो सामने निकल कर आ रहे हैं, लेकिन मैं फिर से जरा 2023 में लेकर आऊंगी और बस छोटे से ब्रेक के बाद सीधे अनुराग भदौरिया के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिरकार देश की विदेश नीति इस वक्त सियासी कटघरे में क्यों खड़ी हुई है। क्या इजराइल हमास युद्ध के सहारे देश में वोट के बंटवारे का खेल खेला जा रहा है? इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के पास आपको लेकर चलेंगे। और सर, आपसे सवाल मेरा ये है कि देश की विदेश नीति पर ये अपनी अपनी राजनीति क्यों? देखिए, मेरा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, 31 मिनट बाद आप आए हो। जैसे आपने बीजेपी से सवाल नहीं पूछा था जब बोल रहे थे, तो मैं भी 3-4 मिनट बोल लूं, तो आप आपस फिर उसके बाद सवाल पूछ लीजिए। देश का देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए, भारत झगड़ा इजराइल और फिलिस्तीन का हो रहा है। फिलिस्तीन इजराइल को मार रहा है, इजराइल फिलिस्तीन को मार रहा है। दोनों का झगड़ा मारकाट चल रही है। हम दोनों को ही कंडेम करते हैं क्योंकि हम मारकाट को सपोर्ट नहीं करते। लेकिन राजनीति भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में कर रही है, ये आश्चर्य की बात है। हमारा देश, जहां मणिपुर में जो हालत है, आज भी मणिपुर में जिस तरह की हालत है और लगातार महीनों से मणिपुर में हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ अन्याय हुआ, किस तरह से वहां पे मारकाट हुई, किस तरह से महिलाओं के साथ बेइज्जती की गई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितना मीडिया ने रोज दिखाया, कितना बेड के नीचे घुस के दिखाया, देखिए मणिपुर में ये हो रहा है। कितना हेलमेट लगा के लोगों ने दिखाया, देखिए यहाँ पे मणिपुर में ये हो रहा है। किसने बोला एक बार? कोई भी एक पत्रकार ने ये मणिपुर की घटना दिखाई? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बोला जो हो रहा है गलत हो रहा है? ये चुप्पी साधे बैठे रहे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता चौड़े होकर जो बातें करते हैं। मणिपुर हमारा देश है, हमारे अपने लोग वहां रहते हैं, उनके साथ अन्याय होता है तो चुप्पी साध लेते हैं। और जब कई दूसरे देशों का झगड़ा होता है तो राजनीति हमारे देश में करने। कमाल की बात है, इस देश के अंदर में आटा, चावल, दाल, तेल की जो महंगाई आसमान छू रही है, ऑटो का किराया आसमान छू रहा है, अगर आप पेट्रोल डीजल का कीमत आसमान छू रही है, बच्चों के पास, उनके पिताजी के पास फीस नहीं है, स्कूल में जमा कर दे, बच्चे स्कूल से बाहर आ जा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, महंगाई की मार झेल रहे हैं। यहाँ पे किस तरह किसान परेशान है, उसमें कोई चर्चा नहीं। कभी सुधांशु जी को गुस्सा नहीं आती, कभी उसके बारे में बात नहीं करते। यहाँ पे हमारा रुपया पतला होता चला जा रहा है, अब तो 83 के ऊपर पार हो गया डॉलर की कीमत के मुकाबले। उस पर चर्चा नहीं करेंगे, मणिपुर में चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ आएंगे बैठ के, हाँ भैया चलो बात करते हैं फिलिस्तीन की, इजराइल की। अरे भाई, फिलिस्तीन इजराइल का झगड़ा हो रहा है, आप हमारे देश में राजनीति क्यों करें भाई? लगातार जब से वहां से झगड़ा शुरू हुआ है, पूरा टीवी जिस चैनल को खोल लो, लगातार इजराइल फिलिस्तीन, इजराइल फिलिस्तीन। अरे हम हिंदुस्तानी क्या है? हमारा कोई अधिकार नहीं है इस देश के ऊपर में? हमारी परेशानी की चर्चा नहीं होगी? हमारी जो अपनी मजबूरियां उस पर चर्चा नहीं होगी? कमाल की बात करते हो। मणिपुर के ऊपर में कोई पत्रकार रिपोर्टिंग करने को तैयार नहीं था। अनुराग जी, वैसे तो आपको पसंद नहीं आता है मैं आपसे बीच में आकर सवाल पूछती हूँ, लेकिन अब तो आपने काफी देर बोल लिया, तो अब मैं सवाल पूछ लेती हूँ। जी, मेरा सवाल आपसे ये है सर कि शिकायत आपको ज्यादा किससे है? मतलब मीडिया के कैमरों से है जो अलग अलग एंगल से खबर दिखा रहे हैं, या फिर सरकार से है, मतलब मणिपुर के मुद्दे पर? और ये आप एक बात जो बार बार दोहरा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि साहब राजनीति कर रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध पर हमारे यहाँ राजनीति हो रही है। तो सर एक वजह बता दीजिए क्यों आपको लगता है राजनीति हो रही है, ताकि मैं जवाब ले लूं। मतलब एक वजह तो बता दीजिए। सारा दिन भारतीय जनता पार्टी और चैनल देश की समस्या पे तो चर्चा नहीं कर रहे हैं भाई। हमने तो देखा मणिपुर में इतनी चिंता व्यक्त कर वहाँ पे की जा रही हो, मणिपुर के हमारे अपने लोग नहीं है, उतनी चर्चा तो नहीं हुई। हमारी बहन बेटियों को घसीटा गया था तो बीजेपी के प्रवक्ता, वो तो हमारे देश की बेटियां थी। जवाब नहीं, कितना कवरेज किया था। जवाब ले लेते सर, वो जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु जी ने आपकी शिकायत सुन ली। अब आप रिपीट कर रहे हैं ना अपनी बात को, अब जवाब सुन लीजिए। आपने विस्तार से अपनी सारी दिल खोल की शिकायतें रख दी है। आइए सुधांशु जी, राजनीति कर रही है बीजेपी, राजनीति कर रही है। वैसे तो देखिए, अनुराग जी को यदि इतना इस पे आपत्ति थी तो उन्हें इस डिबेट में आने से मना कर देना चाहिए था कि मेरा विषय ये नहीं है, मैं नहीं आऊंगा। फिर भी राजनीति क्या होती बता देना चाहता हूं। मणिपुर को लेकर केंद्र सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। आज तो डिजिटल डाटा का जमाना है ना, मिनट्स और सेकंड तक में दिखाया जा सकता है किसने कितना बोला है। तो मैं पूछना चाहता हूं, प्लीज अब आप भी जरा संयम से सुन लीजिए। आपने बोला, लगातार आपको सबने सुना, दोबारा आपके पास आ जाऊंगी। मेरे साथ ले आइए सुधांशु जी को। जी आइए। सब लोगों ने सुना आपको, अब आपसे अपेक्षा है कि आप शांति से सुने। सुनिए, मैं भदौरिया जी को चुनौती देता हूं कि अविश्वास प्रस्ताव पर सपा के सांसदों ने जो बोला, डिजिटल डाटा के द्वारा दिखाया जा सकता है कितने मिनट कितने सेकंड बोला, कितने मिनट कितने सेकंड बोला मणिपुर के ऊपर।
10% भी नहीं बोला। यह होती है राजनीति। और मैं पूछना चाहता हूं, यदि आपको महंगाई और मणिपुर के लिए समस्या है, उत्तर प्रदेश में तो मुख्य विपक्षी दल हैं, लाए कोई कार्य स्थगन प्रस्ताव? बताइए उत्तर प्रदेश विधानसभा में कब आपने कार्य स्थगन प्रस्ताव लाए कि हां हमें इसके ऊपर महंगाई पर चर्चा करनी है, हमें मणिपुर पर चर्चा करनी है? और मैं पूछना चाहता हूं विपक्ष से कि केंद्र सरकार के खिलाफ तो आप अविश्वास प्रस्ताव की बात ले आए थे, मणिपुर के सीएम के खिलाफ क्यों नहीं ला रहे? मणिपुर सरकार के खिलाफ मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस क्यों नहीं है? यह है राजनीति कि केंद्र में राजनीति करनी मणिपुर के नाम पे। अगर मणिपुर की गवर्नमेंट से, मणिपुर के हालात से इतनी समस्या है तो मणिपुर विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस विपक्ष ने क्यों नहीं दिया? खैर, अब मैं इसके ऊपर आता हूं। आज के समय में मैं रुमाना जी एक फैक्ट भी बता देना चाहता हूं, दर्शकों को समझना चाहिए। इजराइल और हमास का जो युद्ध है, इसका मुसलमान बनाम यहूदी से कोई लेना देना नहीं है। यह इस्लामिक वर्ल्ड के दो धड़ों के बीच की लड़ाई है। एक्चुअली में इसमें कारण ही, जैसे आपने G20 में देखा कि एक कॉरिडोर का प्रस्ताव पारित हुआ जो यूरोप, मिडिल ईस्ट और भारत के साथ कॉरिडोर होगा, इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब भी शामिल होगा। मोहम्मद बिन सलमान, क्राउन प्रिंस ऑफ सऊदी अरब, उसके बाद एक दिन रुके थे। अब क्या हुआ कि जब सऊदी अरब मान्यता देने जा रहा था इजराइल को, यूनाइटेड अरब अमीरात स्थापित कर चुका था संबंध, तो इस्लामिक वर्ल्ड के जो दूसरे ध्रुव हैं, ईरान और टर्की खलीफत 100 साल पहले चली गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तब से उसको छटपटाहट है कि इस्लामिक वर्ल्ड का नेतृत्व हमारे पास क्यों नहीं है। ईरान शिया है, इसलिए उसकी सुन्नी सऊदी अरब से कभी पटरी नहीं खाती। तो इसलिए ईरान ने हमास के द्वारा ये करके इस मामले को यहूदी बनाम इजराइल मुसलमान कराने का प्रयास किया, जबकि ये दो धड़ों की बात है, क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब ये समझ रहे हैं कि पेट्रोलियम की टेक्नोलॉजी अगले 20-25 साल में ऑब्सोलीट होने वाली है। तो फ्यूचर का डेवलपमेंट कैसे होगा वो उस दिशा में सोच रहे हैं। दूसरी तरफ वो सोच है जो मिडिल ईस्ट में, जो मिडिवल माइंडसेट में पड़े रहना चाह रहे हैं। इसमें एक चाइना का एंगल भी है, क्योंकि जो हमारा कॉरिडोर बन रहा है उससे सबसे ज्यादा परेशानी चाइना के बेल्ट रोड इनिशिएटिव को होने जा रही है। तो समस्या तो यह है कि यह लड़ाई है ईरान बनाम सऊदी अरब की, जिसमें पीछे से चाइना है, तो फिलिस्तीन और हमास भी मोहरा है। मगर भैया हमें समझ में नहीं आ रहा, आपको यह समझ में नहीं आ रहा किसके किसकी यारी है और हिंदुस्तान में मारामारी है। आप जो बात कर रहे हैं सैयद असीम वकार साहब, फिर हमारे यहाँ जबरदस्ती भावनाएं भड़काने का खेल खेला जा रहा है क्या सर? हमास जो कि एक आतंकवादी संगठन है, उसके जरिए देश के मुसलमानों को भड़काने की गंदी राजनीति की जा रही है क्या सर? सैयद असीम वकार साहब, बड़ा खुलकर सवाल पूछ रही हूं मैं आपसे। मैं देखिए मुझे बहुत अफसोस हुआ इस वक्त जी। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, ऑफिशियल, यहां बैठकर इनको ये बुरा लग रहा है कि फिलिस्तीन पर और इजराइल पर जो लड़ाई हो रही है उसमें जो मुसलमान मारे जा रहे हैं उस पर बहस क्यों हो रही है। 33,000 बच्चे 2008 से लेकर और 2023 तक 33,000 से ज्यादा बच्चे मुसलमानों के, फिलिस्तीनियों के शहीद हो गए। मैं अब आपसे पूछ रहा हूं भदौरिया साहब कि अखिलेश जी, समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? आप फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं या इजराइल के साथ खड़े हैं? आपको चैनल पर यहां साफ करके जाना होगा। मुझे लगता है बहुत मुश्किल सवाल नहीं हो सकते आप भदौरिया जी से, बहुत ये मुश्किल बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। अरे मैं बोल लूं, जवाब आप भाग नहीं सकते यहां से। आपको बताना होगा कि अखिलेश जी का स्टैंड क्या है। आप फिलिस्तीन के साथ हैं, यहूदियों के साथ हैं? अनुराग जी जवाब देंगे आप, किसके साथ हैं आप? समाजवादी पार्टी का रुख क्या है? मैं हिंदुस्तानियों के साथ खड़ा हूं, डंके की चोट पे। हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबकी हिफाजत करना, सबका सुरक्षा फिलिस्तीन करना के साथ है, हमारी जिम्मेदारी है। फिलिस्तीन के साथ है या इजराइल के साथ है? हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनके साथ खड़े हों, हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ, हिंदुस्तान के हिंदुओं के साथ, हिंदुस्तान के हिंदुस्तानियों के साथ। कोई भी अन्याय करेगा, हम समाजवादी लोग डट के खड़े हैं। तो सैयद असीम वकार साहब, आपने अपने इस सवाल के जरिए ये साफ कर दिया कि कुल मिलाकर कोशिश AIMIM की यही है कि मुसलमानों के मुद्दे को लेकर राजनीतिक दलों को कटघरे में खड़ा किया जाए। यही राजनीति AIMIM कर रही है सर? मुद्दा वही मुसलमानों का, वोट का आ गया सर? मैडम, हम नहीं खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि हम ये मुद्दा, हम खड़ा नहीं कर रहे हैं किसी के खिलाफ। ना कोई हम कोई मुद्दा बना रहे हैं, ना मुद्दा हम बनाना चाहते हैं। आप एम्बैरेस कर रहे हैं सर। आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खुद अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। मुसलमानों को लेकर आप कटघरे में समाजवादी पार्टी को खड़ा कर रहे हैं। भाई समाजवादी पार्टी कह रही है मुद्दा ही नहीं है, वोट बैंक को मैसेज देने की है ना? नहीं, समाजवादी पार्टी के लिए मुसलमानों की लाशें कोई मुद्दा ही नहीं है। ठीक है, तो सवाल भी इनसे बनता है।
हिंदुस्तान सुन लीजिए, इनका हिसाब पूरी दुनिया, इवन यहूदी पूरी दुनिया में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं और समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं है। ठीक है, मैं दोबारा से सुधांशु जी के पास आऊंगी। सुधांशु जी, फिलिस्तीन के मुसलमानों की लाशों को लेकर यहाँ पर जो आर पार आप देख रहे हैं इस वक्त, AIMIM समाजवादी पार्टी के बीच, अब मुसलमानों की लाशें तो सर अफगानिस्तान में वहां पर अभी अर्थक्वेक आ चुका है सर, भूकंप इतना भीषण आ रहा है, वहां के मुसलमानों की लाशें किसी को नहीं दिख रही हैं, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन में जो चल रहा है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों की लाशें यहाँ की राजनीति में जो दिख रही हैं सर, इसके पीछे आपको क्या लगता है? देखिए, ये एक बहुत बड़ी बीमारी आ गई है आज के समय में, जो मुझे समझ में नहीं आता है कि चंद मुस्लिम कट्टरपंथियों के आधार पर राजनीति करने के कारण आ गई। और ये बीमारी आज के नहीं है, तो माने 100 साल पुरानी बीमारी है। 1920 में जब टर्की में खलीफत खत्म हुई थी, तब कांग्रेस ने समर्थन किया कि खलीफा को दोबारा रेस्टोर किया जाए, इसके लिए आंदोलन किया, और विनम्रता से कहूंगा गांधी जी ने समर्थन किया इस चक्कर में कि मुसलमान हमारे साथ आ जाएंगे। और हुआ यह कि टर्की की जनता ने खलीफत को नकार दिया और मुस्तफा कमाल अतातुर्क के नेतृत्व में वहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बन गई। मतलब खुद मियां फजीयत बन गए भाई उनकी नजर में। वो तो कह रहे हैं कि हमारे लिए कुछ और है और वही हालत आ जाए। अच्छा बताइए, समय आज हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर आज की चर्चा से एक बात जो बिल्कुल साफ होकर उभरी है कि इजराइल हमास युद्ध के सहारे, आपने देखा कैसे देश में वोटों के बंटवारे का खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जानिए आप, इजराइल हमास जंग को लेकर अमेरिका से ये बड़ी खबर है। जानकारी मिल रही है मिडिल ईस्ट में फोर्स अमेरिका बढ़ा सकता है, 2000 और जवान तैनात करने की है तैयारी में अमेरिका मिडिल ईस्ट में। रक्षा मंत्री अमेरिका के लॉयड ऑस्टिन, उन्होंने तैयार रहने को कहा है अपने यहाँ के सैनिकों को। आप जानते हैं पिछले दिनों लॉयड ऑस्टिन खुद इजराइल पहुंचे थे, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी इजराइल, और कल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी पहुंचने वाले हैं इजराइल। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।